नमस्कार, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ हमारे सभी बच्चे जो है वो स्वस्थ होंगे। स्वस्थ है सभी बच्चे? चलिए, आगे भी स्वस्थ रहना है, ठीक है? क्योंकि इस समय पे जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो हमारा स्वास्थ्य है, ठीक है? जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो मन भी प्रसन्न होगा। जब मन प्रसन्न होगा तो अन्य कार्य करने में भी हमारा जो है मन लगेगा, है ना? जब कई बार ऐसा होता है ना, जैसे तबीयत ठीक नहीं रहती या हमें कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो किसी भी चीज में मन नहीं लगता, है ना? तो स्वास्थ्य जो है वो परम आवश्यक है आपके लिए, सभी के लिए, है ना? सभी के लिए आवश्यक है। तो स्वस्थ रहिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए, ठीक है? मैं हूँ आपकी हिंदी अध्यापिका नेहा चौहान। एक छोटी सी चीज और छोटी सी बात मैं आप सभी बच्चों से आज शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप सभी बच्चे एग्री हो या ना भी हो तब भी मेरी बात को ध्यान पूर्वक आप सुनने का प्रयास करें, ठीक है? देखो बच्चों, ये समय जो है, इस समय को मैंने आपको पहले भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझाया है। इस समय को हम सभी को मिल करके जो है लड़ना है इस समय से, ताकि हम अपने जीवन को फिर से एक बार उस पुरानी वाली जो है दिनचर्या में ला सकें और इस कोरोना महामारी में जो है हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें और इससे जीत सकें, है ना? उसके बाद जो हमारी लाइफ थी वो पहले जैसी हो जाएगी, ठीक है? तो कई बार ऐसा होता है बच्चों, अब जो विद्यालय में आकर के आप पढ़ते थे उसमें बहुत फर्क है, लेकिन अब विद्यालय आपके घर आ रहा है और आप घर पर पढ़ रहे हो तो उसमें भी बहुत फर्क है ना? एक स्कूल लाइफ में और घर में बैठ करके पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये हम भी जानते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, हम सभी जानते हैं, है ना? लेकिन फिर भी हमारा जो प्रयास है वो केवल इतना है ताकि आप लोगों के भविष्य में और आप लोगों की पढ़ाई में जो है कोई भी किसी प्रकार की कमी ना आए, ठीक है? अब एक बात मुझे सभी बच्चे बताएंगे, अगर मैं आपको इंडिविजुअली क्लास देती हूँ, ठीक है? मैं आपको इंडिविजुअली मतलब सिर्फ एक बच्चे को अगर मैं क्लास देती हूँ और उस क्लास में हम सभी शिक्षक अपने अपने सब्जेक्ट्स लेकर एक बार में आ जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अपने अपने सब्जेक्ट्स लेकर हम एक बच्चे के पास 1 बाय 1 आ जाते हैं, ठीक है? तो क्या आप लोगों के लिए, आप ये मुझे सोच करके बताइए कि आप लोगों के लिए क्या ये पॉसिबल है कि एक बच्चा उन सभी शिक्षकों से एक बार में बात कर सके, या अपने डाउट पूछ सके, या अपने विषय के बारे में सवाल कर सके? ऐसा होता है? नहीं होता। एक ही शिक्षक जब होगा तब आप उनको अपने सवाल पूछ पाओगे, है ना? तो वो सेम सिचुएशन हम पे भी लागू होती है बेटा, है ना? टीचर एक है लेकिन आप बहुत सारे हैं और आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि इस समय हम फोन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, हम लैपटॉप के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो सोशल मीडिया जो है उससे सभी लोग वाकिफ है, सभी लोग जानते हैं। एक बार में आप सभी लोग 70 या 60 बच्चे या 50 बच्चे या 40 बच्चे स्क्रीन पर नहीं आ सकते हैं, है ना? कई बार होता है ना ऐसे। तो क्या होता है बच्चों, मैम जो बात कर रही है या मैम जो इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं वो आप सभी के लिए है, ना कि केवल कुछ छात्रों के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हमें नजरअंदाज करना है। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, अगर कोई डाउट होता है तो आप ऑनलाइन क्लास में पूछिए। अगर वहां आपको नहीं जवाब मिल पाता है तो आपके पास स्कूल की आईडी है, आप वहां अपने टीचर से बात कर लीजिए, वहां अपने डाउट्स पूछ लीजिए, है ना? तो बेटा एक टीचर के लिए जो है सभी बच्चे बराबर हैं, सभी बच्चे समान हैं और ये जो कक्षाएं आपको दी जा रही हैं ये सभी बच्चों के लिए है, ना कि कुछ स्पेशल बच्चों के लिए, है ना? तो ये सभी के लिए है। तो अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध है कि अगर इस समय में हम सभी मिल करके जो है चलें और एक दूसरे का समर्थन करें तो इसमें जो है हमारे बच्चों का भविष्य दांव पर नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी मेहनत, आपकी मेहनत, सभी का केवल एक लक्ष्य है और वो है हमारे बच्चों का भविष्य। तो इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ, गुजारिश करती हूँ आप सभी बच्चों से, आप सभी अभिभावकों से कि शिक्षकों का मनोबल बढ़ाइए, शिक्षकों का आत्मविश्वास बढ़ाइए, उनका समर्थन कीजिए, ठीक है? क्योंकि ये सारी जो प्रक्रिया है इसका हमारा केवल एक लक्ष्य है और वो क्या है? हमारे बच्चों का भविष्य। तो ये छोटी सी एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। आशा करूंगी कि आप सभी का समर्थन हमें मिलेगा। चलिए तो प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा का।
सबसे पहले देखिए बच्चों, मैं ये जानना चाहती हूँ, आजकल के समय में देखो हम सभी बुक्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, है ना। अगर हमें अपने मन की कोई बात कहनी है तो हम लिख करके भी कह सकते हैं, हम बोल करके भी कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये लिखने और बोलने की प्रक्रिया हमारी भाषा को सुचारू बनाती है ना, ताकि हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सके। यही पढ़ा था हमने भाषा के बारे में। तो भाषा में तो ये होगा कि हम बोल करके अपनी बातों को पहुंचाते हैं, लेकिन ये जो लिखने की प्रक्रिया है ये कैसे शुरू हुई, है ना। लिखने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, और प्राचीन समय में जब इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तब जो है ये लिखने को जो है कैसे लोग करते थे, या कैसे अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते थे, है ना। तो भाषा के बाद सबसे पहले जब भाषा का विकास हुआ तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, मनुष्य ने क्या किया, जो पत्ते होते थे, पेड़ों के पत्ते, उन पर लिखना शुरू किया, है ना, कुछ चिन्हों के माध्यम से, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे समय के साथ साथ एक लिपि का विकास हुआ। यही है हमारा पाठ, लिपि के बारे में यही पढ़ा है हमने, है ना। तो धीरे धीरे भाषा को चिन्हित करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाने लगा, जिसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो यही है हमारा पाठ, लिपि का विकास। तो इस पाठ में आपने यही देखा बच्चों कि लिपि का विकास जो है वो किस प्रकार से हुआ, ठीक है। तो चलिए आज हम कर रहे हैं इसका पाठ्य पुस्तक का कार्य, ठीक है। जो लिपि होती है या जो लिखावट होती है उसके बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा, है ना। अब कई बार आप सोचते हो कि मैम बार बार बोलती है बच्चों सुंदर सुंदर राइटिंग लिखो, अच्छी अच्छी राइटिंग लिखो, है ना, मैम बोलती है ना ऐसे। तो किस लिए बोलती हैं, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है, लेकिन हमारी लिखाई से, हमारी लिखने के तरीके से हमारे स्वभाव का पता चलता है, हमारे नेचर का पता चलता है, हमारे गुणों का पता चलता है। इसलिए मैम आपको समझाती है कि हमेशा लेख साफ लिखो, बोलती है ना मैम। चलिए, तो यही है हमारा पहला प्रश्न, मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर आज कर रहे हैं बच्चों मौखिक प्रश्न, ठीक है। मौखिक प्रश्न हम यहाँ कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है जिसका जवाब आप मुझे देंगे, सुंदर लिखावट का क्या महत्व है। यही हमारा पहला प्रश्न है, क्या महत्व है सुंदर लिखावट का। सुंदर लिखावट से जो है, अगर आप अच्छा लिखते हो, अगर मैं देखो बोर्ड पे इस तरीके से लिख दूं, कुछ ऐसा कुछ लिख दूं, आपका मन करेगा उसे पढ़ने का, है ना। मन करेगा पढ़ने का? नहीं, मन तो करेगा ही नहीं हमारा पढ़ने का। क्यों? ऐसी लिखाई को तो कोई पढ़ना ही नहीं पसंद करेगा। पसंद करोगे अगर मैं ऐसे आपको लिख लिख के पढ़ाऊं? नहीं पसंद करोगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, अच्छी लिखाई सबसे पहले क्या करती है, हमें आकर्षक करती है, आकर्षित करती है ना। किसी की भी जैसे आप कॉपी उठाते हो, कहते हो ना मैम उसकी बड़ी अच्छी राइटिंग है, या मैं आपको बोलती हूँ उस बच्चे की बहुत अच्छी राइटिंग है ना, जो सुंदर लेख होता है। तो जो सुंदर लेख होता है बच्चों, वो कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति को दर्शाता है। प्रकृति मतलब नेचर, हमारे नेचर को दर्शाता है, हमारे स्वभाव को दर्शाता है। इसलिए हमेशा प्रयास करिए सुंदर लेख लिखने का, चाहे किसी भी भाषा में आप लिखें, चाहे अंग्रेजी लिखें, चाहे आप हिंदी लिखें, ठीक है। तो सुंदर लिखावट जो है वो हमें स्वभाव के बारे में बताती है, हमारे गुणों के बारे में बताती है, इसीलिए हमें सदैव सुंदर लेख ही लिखना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लिपि का विकास धीरे धीरे कैसे हुआ, कैसे लिपि विकसित हुई। जैसे मैंने आपको बताया पहले भाषा आई, है ना। इंसान मनुष्य जो है वो एक दूसरे से भाषा के माध्यम से बातें करता है अपने विचार पहुंचाने के लिए। उसके बाद उसने कुछ चिन्हों का प्रयोग किया ताकि उन चिन्हों के द्वारा वो अपनी भाषा को विकसित कर सके और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चित्रलिपि का विकसित रूप क्या है। जो चित्रलिपि है, जो चित्रों के माध्यम से जो हम आपने देखा होगा इसमें पाठ में, पहले के लोग इस तरीके से कुछ जो है चिन्हों को अंकित करते थे एक दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। तो इसके द्वारा या फिर ध्वनियों के द्वारा वो एक दूसरे तक अपने भावों को और विचारों को पहुंचाते थे। तो ये जो चित्रलिपि है इसका विकसित रूप जब क्या है, जब ये विकसित हुई तो ये ध्वनि के रूप में विकसित हुई, ठीक है, ध्वनि के रूप में। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, कभी आपने टार्जन की फिल्म देखी है। एक टार्जन हुआ करता है, जैसे जंगल में एक बच्चा था, वो जंगल में छूट गया था एक बार, है ना। तो जंगल के सभी जानवरों ने उसको पाल लिया, ठीक है।
एक कहानी है, ऐसे सुनी होगी आपने, टीवी पे आती भी है। तो टार्जन क्या करता था, टार्जन अपने जानवरों की आवाज में ही एक दूसरे को वो बुलाते थे। तो ध्वनि का माध्यम है ना, जैसे कई बार क्या होता है, फ्रेंड्स आते हैं आपके, तो कई बार क्या करते हो, विसल करके बुलाते हो, विसल करके बुलाते हो ना कि हाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, आप नीचे आ जाओ या बाहर आ जाओ, या हम क्या करते हैं ऐसे करके किसी को बुलाने के लिए, ये हमने क्या किया, ध्वनि हो रही है ना, ध्वनि मतलब आवाज है ना। तो ध्वनि मूल परत जो है वो ध्वनि के माध्यम से अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता है ना। जैसे कि ऐसे करते हो कई बार, देखो आवाज हो रही है, हाँ तो ध्वनि निकल रही है ना, ऐसे करके है ना। कई बार बोलते भी हो, कई बार बुलाते भी हो, ठीक है। और ध्वनि का क्या उदाहरण हो सकता है, जैसे कि खतरे का सायरन, खतरे का सायरन याद है, हाँ जब हमने मॉक ड्रिल की थी एक बार जो है अर्थक्वेक के लिए स्कूल में, तो जो खतरे का सायरन होता है वो कैसा आपको संकेत देता है, वो भी तो ध्वनि है ना। सिर्फ उस ध्वनि से आप समझ जाते हो कि ये खतरे का सायरन है और भूकंप आने वाला और हमें भागना है ना। उसी प्रकार से पुलिस की गाड़ी, क्या पुलिस वाले ये बोलते हुए चलते हैं हम पुलिस हैं, हम पुलिस हैं, ऐसा बोलते हैं नहीं, उनकी गाड़ी पे भी क्या लगा होता है, सायरन लगा होता है ना। एम्बुलेंस के ऊपर भी क्या लगा होता है, सायरन लगा होता है। तो ये भाषा का कौन सा रूप है, ध्वनि परक रूप है। कौन सा रूप है, ध्वनि वाला रूप है, जिसमें केवल ध्वनि के माध्यम से अपना मैसेज दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है बहुवैकल्पिक प्रश्न। ठीक है, बहुवैकल्पिक में आपका जो क प्रश्न है, जो क प्रश्न है आपका वो है व्यक्तित्व की पहचान क्या होती है। व्यक्तित्व की पहचान होती है बच्चों लिखावट, लिखावट। ठीक है, यानी कि हमारी हैंड राइटिंग। टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न है माया नामी सभ्यता में लिपि के देवता को किसे लिपि का जो है देवता माना गया है, तो किसे माना गया है, हमारे इज़्मा, इज़्मा को लिपि का देवता माना गया है, जिस बारे में आपने अपने पाठ में पढ़ा है। चलिए अगला है चित्रलिपि के बाद किसका जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ था, सूत्र लिपि का। ठीक है, किसका जन्म हुआ था, सूत्र लिपि का। सूत्र लिपि क्या होती है, सूत्र लिपि बच्चों जैसे पहले के समय में कुछ लिखने का साधन नहीं था, है ना, तो वो लोग क्या करते थे, एक ऐसे करके एक धागा हुआ करता था और उस धागे में वो क्या करते थे, अगर उनके साथ कोई ऐतिहासिक घटना हुई है या कोई विशेष तिथि उन्हें याद रखनी होती थी, तो वो उस धागे में एक एक करके गांठें लगा देते थे, ताकि उन गांठों के माध्यम से वो उन तिथियों को याद रख सके। तो उसे ही पहले के समय में कहा जाता था सूत्र लिपि। क्या कहा जाता था, सूत्र लिपि। टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न बहुत आसान है, हम बहुत ही जो है बेसिक कक्षाओं से इसे पढ़ते आ रहे हैं। हिंदी एवं संस्कृत भाषा को किस लिपि से पूरे विश्व में सम्मान मिला है। हिंदी और संस्कृत की लिपि कौन सी है, जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड, कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि मानी जाती है ना। जल्दी से टिक कर लीजिए, जल्दी से। अगला है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्नों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बाकी आप पीडीएफ के माध्यम से इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा और अपनी अपनी कॉपीज में कर लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है हम किसी की लिखावट देखकर उसके विषय में क्या पता लगा सकते हैं। क्या बताया था मैंने, उसकी प्रकृति के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में और उसके गुणों के बारे में हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है लिपि किसे कहते हैं। ये तो हमने व्याकरण में बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। भाषा के कुछ निश्चित चिन्हों को हम लिपि कहते हैं, जिनके माध्यम से हम भाषा को लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए सूत्र लिपि। सूत्र लिपि मैंने अभी आपको बताया, धागे के अंदर एक धागा ले लेते थे वो लोग और धागे में गांठें लगा देते थे, किस लिए, दिन, तिथि या फिर किसी घटना को याद रखने के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए देवनागरी लिपि का हमारे लिए क्या महत्व है। अब भाई जिस लिपि के अंदर हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी, है ना। तो जिस भाषा में हमारी राष्ट्रभाषा है वो लिपि हमारे लिए महत्व रखेगी कि नहीं रखेगी, है ना। तो जिस भाषा में हमारी जो है संस्कृत भाषा है, जिसके माध्यम से हमारी हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण
बन जाती है। ठीक है, तो आज की कक्षा में आपने देखा मौखिक प्रश्नों के माध्यम से लिपि की विशेषताओं के बारे में और सुंदर लिखाई की विशेषता के बारे में। तो इस पाठ के माध्यम से आप भी एक चेंज अपने अंदर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आज से ही, बल्कि अभी से ही अपनी लिखाई को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, जैसा आपके पाठ में बताया गया है, जो लिखाई है वो हमारे पूरे व्यक्तित्व को दर्शाती है, हमारे गुणों को, हमारे स्वभाव को दर्शाती है। तो इसीलिए गंदी हैंडराइटिंग लिखने से पहले 100 बार सोचिएगा। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आप अपनी फोटो दूसरों को दिखाते हो, तो फोटो कैसे खिंचाते हो? अच्छे अच्छे बन के, है ना, बड़े स्मार्ट बन के, बड़े पोज लेके सेल्फी लेते हो। क्यों? ताकि आपकी फोटो अच्छी लगे, क्योंकि उस फोटो में आप दिख रहे हो। उसी प्रकार से जो आपकी लिखाई है वो भी आपके चरित्र का आईना है, और वो आईना हमेशा उज्जवल रहना चाहिए, है ना। इसलिए जब भी कॉपी में लिखो या कहीं भी लिखो, तो लिखाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। यही है इस पाठ का सार। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।